हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर बियॉन्ड अर्थ। फ्रेंड्स, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स क्योंकि आज इस चैप्टर में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टेलेशन, सोलर सिस्टम, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप एग्जाम में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको क्लास 6 साइंस का कोई और चैप्टर देखना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे स्टार्स की, कॉन्स्टेलेशंस की, नाइट स्काई वॉचिंग की, और फिर पहुंचेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है सोलर सिस्टम, जिसमें हम सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, मून, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स के बारे में सीखेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मिल्की वे गैलेक्सी एंड लास्टली वी विल लर्न अबाउट द यूनिवर्स। तो आइए देरी किस बात की है, शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट आर स्टार्स। Star is a very large hot celestial body that produces its own heat and light. तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्स यानी तारे, तो तारे क्या होते हैं? वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत बड़े और बहुत गर्म होते हैं। वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सेलेस्टियल बॉडी यानी ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होते हैं। और जो स्टार्स होते हैं वो अपनी लाइट और हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं। The sun is the closest star to us. It appears large and bright because it is nearby. और फ्रेंड्स, जो सन यानी जो सूरज है वो भी एक स्टार ही है। वो सबसे करीबी स्टार है अर्थ का, और इसीलिए वो इतना बड़ा और इतना ब्राइट हमें दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ के पास है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। Other stars, though much larger, seem like tiny twinkling dots because they are incredibly far away. और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि सन सबसे बड़ा स्टार है। नहीं, सन से बड़े और भी बहुत बहुत स्टार्स हैं, बट वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, बिल्कुल ट्विंकलिंग डॉट्स की तरह, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। एक सन ही ऐसा स्टार है जो अर्थ के करीब है, इसलिए वो हमें इतना बड़ा और ब्राइट दिखाई देता है। Long ago, our ancestors enjoyed watching these stars. Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. I am your teacher Shruti. आज मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि इतने सालों से आप सबने हमारे चैनल को सपोर्ट करा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आगे भी हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे और मेरा चैनल आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर आता रहेगा। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर हम पहले की बात करें, जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इन स्टार्स से बहुत मदद ली। कैसे? दे नोटिस ग्रुप ऑफ स्टार्स टू फॉर्म पैटर्न्स व्हिच लुक लाइक एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टोरीज। देखिए, उन्होंने ग्रुप ऑफ स्टार्स को आइडेंटिफाई करा और उसमें पैटर्न्स ढूंढे। वो पैटर्न्स जैसे कि उनमें उनको कुछ एनिमल्स उन्होंने ढूंढे, उनको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए, या स्टोरीज के कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने उन पैटर्न्स में ढूंढे, जिनकी मदद से उनको क्या हेल्प मिली? Recognizing stars and their patterns was very useful for navigation in ancient times for both sailors and travelers. उन पैटर्न्स की वजह से, उन स्टार्स की वजह से उन्होंने नेविगेशन में उनको बहुत मदद मिली। देखिए, पहले के जमाने में कोई मैग्नेटिक कंपास, कोई ये जीपीएस वगैरह तो थे नहीं। तो जो लोग दूर दराज जाते थे, जैसे कि जो ये सेलर्स थे, वो कैसे ट्रैवल करें, वो कैसे डायरेक्शन समझे, तो वो इन्हीं स्टार्स की मदद से ही वो डायरेक्शन अपनी ढूंढते थे। तो ये जो स्टार्स हैं वो पहले के टाइम में काफी ज्यादा नेविगेशन के लिए यूजफुल थे। Let's learn about constellations. Group of stars forming patterns are called constellations. तो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कोई पैटर्न्स बनाते हैं उन्हें कहते हैं constellations. And a famous constellation is Orion, which looks like a hunter. So look here friends, ये है एक constellation Orion.
ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये एक हंटर यानी शिकारी जैसा ये दिखाई देता है। देखिए ये ऊपर इसके ये हाथ हैं, ये यहाँ पर ये बो है और ये उसकी बॉडी है। और आप रात में स्काई में इस कॉन्स्टेलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टार्स। ये जो 3 स्टार्स हैं ये इस तरह एक लाइन में लगे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ये हंटर की बेल्ट फॉर्म कर रहे हैं। ओके। और फ्रेंड्स जो आपको ये लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये लाइंस हमने ड्रॉ करी हुई हैं। ऐसी लाइंस आपको स्काई में नहीं दिखा देती, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं। स्काई में आपको ये सब स्टार्स दिखाई देंगे। ऐसे ही एक और कॉन्स्टेलेशन होता है कैनिस मेजर। तो इस कॉन्स्टेलेशन में फ्रेंड्स जो स्टार्स हैं वो एक डॉग की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। देखिए ध्यान से। नाउ नेक्स्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन इज टॉरस, जो एक सन साइन भी है। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं वो एक बैल की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो ये तीन जो हैं ये काफी फेमस कॉन्स्टेलेशन है। अब फ्रेंड्स देखिए, हर एक कॉन्स्टेलेशन में एक ब्राइटेस्ट स्टार होता है, जैसे कि आपको इन तीनों कॉन्स्टेलेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो उन सबका एक एक नाम होता है। जैसे कैनिस मेजर में जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसका नाम होता है सीरियस। क्या नाम है? सीरियस। और इसे आप याद रख सकते हैं, जैसे कि जब हमें कोई डॉग दिखाई देता है, कोई खतरनाक डॉग है, तो उसको देखकर हम क्या हो जाते हैं? हम डर जाते हैं और हम सीरियस हो जाते हैं। तो उससे आप इसका ब्राइटेस्ट स्टार का नाम याद रख सकते हैं, सीरियस। अब इसी तरह टॉरस में जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसका नाम होता है एल्डेबरान, और हिंदी में इसे कहते हैं बैल की आंख। और हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमी में ये होता है रोहिणी नक्षत्र, जिसके बारे में अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। और ओरियन कॉन्स्टेलेशन में फ्रेंड्स ब्राइटेस्ट स्टार होता है राइजल। क्या नाम है उसका? राइजल। Now, in the Indian astronomy, term nakshatra is used to denote either certain group, certain star or group of stars. तो फ्रेंड्स हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमी में जो नक्षत्र होते हैं, जिनकी मदद से जो ज्योतिषी होते हैं वो हमारा भविष्य बताते हैं, ये नक्षत्र इन्हीं सर्टेन स्टार्स को डिनोट करते हैं या वो ग्रुप ऑफ स्टार्स को भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन में जो ये हंटर के शोल्डर पर जो ये स्टार है, इसे कहते हैं बेटल जस। ये एक नक्षत्र है आद्रा। इसी तरह से फ्रेंड्स जो ये टॉरस में जो ब्राइटेस्ट स्टार है एल्डेबरान, ये भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी में एक नक्षत्र है रोहिणी। और ये जो नक्षत्र हैं ये ग्रुप ऑफ स्टार्स को भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यही टॉरस में ये छह सात ग्रुप ऑफ स्टार्स को ये एक नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, कृतिका। ओके। Now, two famous patterns of stars are Big Dipper, that is Saptarishi, and Little Dipper. अब फ्रेंड्स इधर देखिए, ये दो फेमस पैटर्न ऑफ स्टार्स हैं। ये है बिग डिपर जिसे सप्तऋषि कहते हैं, और ये है लिटिल डिपर। दोनों ही स्पून शेप्ड पैटर्न ऑफ स्टार्स हैं। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये कॉन्स्टेलेशंस हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टेलेशंस नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन। Big Dipper is the part of constellation Ursa Major, whereas Little Dipper lies in the constellation Ursa Minor. तो देखिए ये अर्सा मेजर है, तो जो बिग डिपर है वो इसका पार्ट है। ये देखिए ये है बिग डिपर, ठीक है। और जो ये अर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन है, जो लिटिल डिपर है, वो इस कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि ये बिग डिपर और लिटिल डिपर दे आर famous patterns of stars and they are part of constellations. Now next important point is कि ये जो लिटिल डिपर है इसमें एक बहुत स्पेशल स्टार होता है जिसका नाम है पोल स्टार, और इसका साइंटिफिक नेम होता है पोलैरिस, और जिसे हिंदी में फ्रेंड्स आपने सुना होगा ध्रुव तारा कहते हैं। तो इसकी क्या खासियत होती है? इस तारे की खासियत ये होती है कि ये स्काई में, आसमान में, ये हमेशा एक स्पॉट, एक पोजीशन पर ही रहता है, और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जिसकी मदद से जो ट्रैवलर्स होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा पाते हैं। तो ये खासियत होती है पोल स्टार की कि वो हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है स्काई में और नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। एंड फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर कि अर्सा मेजर को ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं और अर्सा माइनर को लिटिल बेयर कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, क्योंकि दोनों ही कॉन्स्टेलेशंस में
ये जो पैटर्न है, ये स्टार्स का जो ये पैटर्न है, ये एक बेयर फॉर्म कर रहा है। ओके, इसमें जो बेयर है वो बड़ा होता है और इधर वो छोटा लिटिल बेयर होता है। Now, in 1930, International Astronomical Union (IAU) officially listed 88 constellations and drew a boundary around each. अब देखिए 1930 से पहले क्या हो रहा था कि कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो थे वो कुछ कॉन्स्टलेशंस आइडेंटिफाई कर रहे थे, दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कुछ कॉन्स्टलेशंस आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो इस चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 1930 में ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 88 कॉन्स्टलेशंस को ऑफिशियली लिस्ट करा, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा कि भाई ये 88 कॉन्स्टलेशंस हैं, और उन कॉन्स्टलेशंस के आसपास बाउंड्री क्रिएट कर दी, बाउंड्री बना दी, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा स्काई था वो एक तरह से 88 रीजन्स में डिवाइड हो गया। देखिए यही चीज मैं आपको यहाँ ये 2D में दिखा रही हूँ, ऐसे बाउंड्री बन गई और यहाँ पर यानी कि हर एक ये जो रीजन है वो एक कॉन्स्टलेशन है इसके अंदर। अब ये चीज 2D में है, अगर मैं आपको ये ग्लोब पर दिखाऊं तो इस तरह से जो पूरा स्काई था वो 88 रीजन्स में डिवाइडेड है, और हर एक रीजन का नाम रखा गया उस कॉन्स्टलेशन पर जो कॉन्स्टलेशन इस रीजन के अंदर है। जैसे कि अभी हमने कॉन्स्टलेशन पढ़ा था ओरियन, तो ये ओरियन अगर इस रीजन में है तो इस रीजन का नाम रख दिया ओरियन। इसी तरह इस रीजन का नाम हो गया टॉरस, इसका कैनिस मेजर, इसका अल्सा मेजर, और इस रीजन का नाम रखा गया अल्सा माइनर। ओके, तो फ्रेंड्स ये करने का फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अब साइंटिस्ट अगर स्काई में किसी पोजीशन की, किसी जगह की बात करते थे तो वो समझा पा रहे थे कि वो किस रीजन के बारे में, किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने हर एक रीजन को एक नाम दे दिया। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नाइट स्काई वॉचिंग। Now, when the night is clear and without clouds, we can see large number of stars in the sky. अब फ्रेंड्स देखिए, अगर रात में जो स्काई है वो क्लियर है और बादल बिल्कुल नहीं है, तो हम आसानी से आसमान में बहुत सारे तारे देख सकते हैं। बट ये चीज अगर सिटीज के बारे में हम बात करें तो सिटीज में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। इन बिग सिटी स्काई इज रियरली क्लियर एंड ओनली फ्यू स्टार्स आर विजिबल इन द नाइट स्काई। अब सिटीज में क्या होता है फ्रेंड्स, सिटीज में आप स्पेशली जैसे कि आप ऐसी सिटीज की बात करें जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, वहां पे जो स्काई है वो ऐसा क्लियर नहीं होता। तो इसलिए ऐसी जगहों पर हमें आसमान में रात को अच्छे से तारे नहीं दिखाई देते हैं। इसका रीजन क्या होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट पॉल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट इन द एयर। ये इसलिए होता है क्योंकि बिग सिटीज में लाइट पॉल्यूशन होता है। लाइट पॉल्यूशन का मतलब कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सेस में जो आर्टिफिशियल लाइट्स यूज करते हैं, हम जब वो ज्यादा एक्सेस में यूज होती हैं तो दे कॉज लाइट पॉल्यूशन, जिसकी वजह से हमें क्लियर स्काई नहीं दिखाई देता। उसके साथ साथ सिटीज में बहुत ज्यादा स्मोक और डस्ट होता है। बट अगर हम विलेजेस में जाएं, गांव में, हमें बहुत अच्छे से स्काई में स्टार्स दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ये सारी दिक्कतें नहीं होती। तो नाइट स्काई वॉचिंग हम विलेजेस में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। Not all stars and constellations can be seen from every place on earth or at all times of the year. अब देखिए फ्रेंड्स, सभी स्टार्स या सभी कॉन्स्टलेशंस को हम धरती के यानी अर्थ के सारी जगहों से नहीं देख सकते, और ना ही हम उन्हें सारे साल देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, जो ये ध्रुव तारा है, नॉर्थ, जिसको हम पोल स्टार कहते हैं, पोल स्टार कैन नॉट बी सीन फ्रॉम सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ। जो ये ध्रुव तारा है वो अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर यानी जो नीचे का एरिया होता है वहां से नहीं दिखाई देता। इसी तरह ओरियन कॉन्स्टेलेशन अपीयर्स इन विंटर स्काई इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बट कैन ओनली बी सीन ड्यूरिंग समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अगर हम जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है उसकी बात करें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिखाई देता है विंटर्स में, जबकि सदर्न हेमिस्फेयर में वो समर्स में दिखाई देता है। ओके, a building from which scientists watch and study stars is called observatory.
अब फ्रेंड्स वो बिल्डिंग जहां से जो साइंटिस्ट हैं वो स्टार्स को देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं और जो प्लैनेट्स हैं या बाकी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हैं, उस बिल्डिंग को कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। जैसे कि ये बिल्डिंग है, दिस इज एन ऑब्जर्वेटरी। और ये ऑब्जर्वेटरी यूजुअली किसी पहाड़ की चोटी पर, माउंटेन टॉप पर होती है, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन, जो लाइट और एयर पॉल्यूशन है वो कम होता है। सो इट बिकम्स इजियर टू वॉच एंड स्टडी स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। और वो किस चीज से वॉच करते हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। अब हम पहुंच गए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है आवर सोलर सिस्टम। So what is solar system? The sun, 8 planets, their moons and many smaller objects including asteroids and comets together form the solar system. तो फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम यानी सन, हमारे 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स जो हैं और बाकी जो छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब मिलकर फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम। And at the center of the solar system is the sun, which is like a huge ball of fire that gives us light and warmth. और सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है सन, which we know is a star, so it is a huge ball of fire। एक बहुत बड़ा आग का गोला है जिससे पूरी अर्थ को हीट और लाइट मिलती है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स। सो फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है और उसके आसपास प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये है ऑर्बिट, प्लैनेट्स के ऑर्बिट, बट दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये सच्ची में नहीं होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं एंड दे आर नोन एज ऑर्बिट। तो जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के वो है मरकरी। देन सेकंड प्लैनेट इज वीनस, थर्ड इज our planet Earth, fourth planet is Mars, then the fifth planet is Jupiter, next sixth planet is Saturn, seventh planet is Uranus, and the last eighth planet is Neptune। तो ये है 8 planets of our solar system। अब इनमें से जो ये पहले 4 planets हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटे हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, राइट। अब जो नेक्स्ट 4 planets हैं फ्रेंड्स, ये साइज में काफी बड़े हैं। अर्थ के रिस्पेक्टिव में हम देखें तो ये बाकी के 4 planets काफी बड़े हैं एंड दे आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस। तो इन 8 planets के अलावा पहले एक 9th planet भी था, प्लूटो। बट अब प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्लूटो है वो अर्थ के मून से भी छोटे साइज का है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई ऐसे ऐसे तो और भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की डेफिनेशन चेंज करी, उन्होंने रीडिफाइन करा इस टर्म को। And then those smaller objects including Pluto were considered as dwarf planets। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में फ्रेंड्स अब ये 8 planets हैं। अब आइए बात करते हैं सन की। The sun is actually a star, and as it is the closest star, it appears to be much bigger than the other stars। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमें पता है कि जो सन है वो एक्चुअली में एक स्टार है और वो हमारी अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। तो इसी वजह से हमें वो इतना बड़ा दिखाई देता है एज कंपेयर टू बाकी के स्टार्स। बाकी के स्टार्स भी बड़े बड़े हैं, बट जो ये सन है ये अर्थ के काफी पास है, इसीलिए ये इतना बड़ा दिखाई देता है। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस। और जो ये सन है, ये देखिए ये गैसेस से बना हुआ है और वो गैसेस हमेशा जलती रहती हैं, इसीलिए जो सन है वो इतना गर्म होता है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट। द सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। यस फ्रेंड्स, जो सन है इससे हमें हीट और लाइट मिलती है और यही हमारी धरती पर एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है वो सन की हीट की और लाइट की वजह से ही हो पाता है। और जो अर्थ पर क्लाइमेट, सीजन्स, वेदर, वाटर साइकिल, ये सभी सन की वजह से ही हो पाते हैं। और फ्रेंड्स, सन की जो हीट होती है
उसी वजह से अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो बना रहता है एंड द लाइफ इज पॉसिबल हियर। ओके, तो सन बहुत जरूरी है हमारे लिए। The sun is in the center of the solar system. All the planets move around the sun in their respective orbits. तो जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, जैसे कि आपको यहाँ नीचे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और जो बाकी जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। तो जो इनका ये इमेजिनरी पाथ है जिस पर वो चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। तो इस जो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है सन के आसपास इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हर एक प्लैनेट का एक टाइम पीरियड है, यानी कि वो कुछ टाइम लेता है अपने एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का। ठीक है, मरकरी का रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड अलग है, इसी तरह हमारी अर्थ का रेवोल्यूशन का टाइम अलग है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि अर्थ कितना टाइम लेती है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज 8 प्लैनेट्स इन डिटेल। A planet is a large and nearly spherical object which revolves around the sun. सो प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स बहुत बड़े नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। देखिए, नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो, यानी कि वो एक बॉल की तरह होते हैं, वो पूरे स्फेरिकल नहीं होते, वो एक नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जैसे कि हमें पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। And all these 8 planets of the solar system, they move around the sun in fixed and elongated paths called orbits. और ये सभी planets sun के आसपास एक fixed और elongated path पर चक्कर लगाते हैं। elongated का मतलब है कि जो वो path होता है वो लंबा होता है, एक ओवल जैसा पाथ होता है, यानी वो राउंड पाथ नहीं होता, वो लंबा खिंचा हुआ पाथ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स हैं वो कुछ इस तरह सन के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो वो जब उनका पूरा एक राउंड उनका कंप्लीट हो जाता है सन के आसपास तो उसे क्या कहते हैं? यस, रेवोल्यूशन। तो सभी प्लैनेट्स का अलग अलग रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है। Mercury is the closest planet to the sun and it is the smallest planet and is made of rocks. तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहला प्लैनेट है वो है मरकरी। तो ये सन के सबसे करीबी प्लैनेट है और ये सबसे छोटा प्लैनेट है और ये बना हुआ है रॉक्स से। Now next is Venus. It is the hottest and brightest planet. It is about the same size as Earth. तो सेकंड प्लैनेट है वीनस, जो सबसे गर्म और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और उसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट अर्थ जितना ही है। It is also made of rocks. It is usually seen shining brightly at dawn and dusk and is commonly known as morning star or evening star, even though it is not a star. और वीनस भी रॉक से ही बना हुआ है। और फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा चमकता है सुबह सुबह डॉन और फिर शाम को डस्क। तो सुबह और शाम ये बहुत ज्यादा चमकता है, तो उस टाइम पर इसको कई बार स्काई में भी देखा जा सकता है और इसी वजह से इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और पर याद रखिए कि ये स्टार नहीं है, ये एक प्लैनेट है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वीनस जो कि सेकंड प्लैनेट है वो इतना गर्म क्यों है?
जबकि मरकरी जो है वो सबसे करीबी है सन के, तो मरकरी सबसे गर्म प्लैनेट होना चाहिए। फ्रेंड्स, रीजन इसका ये है कि वीनस हैज थिक एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो सन की हीट है वो उस एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। इसीलिए जो वीनस है वो सबसे गर्म प्लैनेट है एंड मरकरी इज नॉट दैट हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, now next is Earth, which is also known as the blue planet, as about 3/4 of its surface is covered with water. और जैसे कि हमें पता है कि थर्ड प्लैनेट है हमारा प्लैनेट अर्थ, और उसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो 3/4 जो अर्थ का सरफेस एरिया है वो पानी से कवर्ड है। Earth takes nearly 1 year to complete one revolution and 24 hours to complete one rotation. तो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए 1 साल लेती है, जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन, और अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए 1 दिन यानी 24 आवर्स लेती है। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज इट्स सॉइल इज रेडिश इन कलर। अब जो फोर्थ प्लैनेट है मार्स, उसे रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि जो वहां पे सॉइल है, मिट्टी है, वो रेड कलर की है, जिसकी वजह से वो प्लैनेट रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए इट इज नोन एज रेड प्लैनेट। नाउ नेक्स्ट इज जुपिटर। Jupiter is the largest planet in the solar system. You could fit 1321 Earths inside Jupiter. अब फिफ्थ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है जुपिटर, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब वो कितना बड़ा है फ्रेंड्स, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जुपिटर के अंदर हमारी अर्थ जैसी 1321 अर्थ फिट हो सकती हैं। तो उससे हमें पता चलता है जुपिटर कितना बड़ा प्लैनेट है। Now it is made up of gas and is one of the four gas giants. देखिए, अभी जो हमने पहले 4 प्लैनेट्स पढ़े वो रॉक से बने हुए हैं। अब जो ये नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं ये बने हुए हैं गैस से, और इसलिए वो 4 कहलाते हैं गैस जाइंट्स, एंड जुपिटर इज वन ऑफ देम। नाउ नेक्स्ट planet is Saturn. Saturn is the second largest planet in the solar system. अब जो सिक्स प्लैनेट है वो है सैटर्न, और ये हमारे सोलर सिस्टम में सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज फेमस फॉर इट्स रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट। अब जो नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न, एक तो फ्रेंड्स वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और दूसरा ये काफी फेमस प्लैनेट है बिकॉज ऑफ इट्स रिंग्स, जैसे कि आपको यहाँ इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये रिंग्स हैं सैटर्न के आसपास, तो इसकी वजह से ये काफी फेमस प्लैनेट है, और ये रिंग्स बने हुए हैं आइस और डस्ट से। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो अभी तक हमने प्लैनेट्स पढ़े हैं, अगर आसमान स्काई क्लियर है तो इन प्लैनेट्स को हम अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। Now next planet is Uranus. It is another gas giant and you could fit 63 planets that the size of Earth inside Uranus. तो यूरेनस भी अभी जो गैस जाइंट जो जो ये 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम गैस जाइंट्स कहते हैं, तो उनमें से ही एक है, और ये भी बहुत बड़ा है। ये कितना बड़ा है कि भाई हम इसमें 63 साइज ऑफ अर्थ इसके अंदर फिट कर सकते हैं। Now the last is Neptune. It is another gas giant and it is the farthest planet from the sun. तो नेपट्यून लास्ट है, और ये सन से सबसे दूर, सबसे जो लास्ट प्लैनेट है हमारा जो सन से सबसे दूर है वो है ये प्लैनेट नेपट्यून। तो फ्रेंड्स, अब हमने प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है, तो आइए अब बात करते हैं सैटेलाइट्स की। Satellite is a celestial body that moves around planets in the same way as the planets move around the sun. तो फ्रेंड्स, सैटेलाइट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उसी तरह से जैसे कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, तो सैटेलाइट्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स और दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। So natural satellites क्या है? Moons. Moons are natural satellites of planets. And Earth has one moon while Mars has two moons. तो फ्रेंड्स, जो ये मून होते हैं वो है हमारी नेचुरल सैटेलाइट। किसी भी प्लैनेट की नेचुरल सैटेलाइट उसके मून्स होते हैं, और जैसे कि हमें पता है कि अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून्स हैं,
एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स। जबकि ये जो चारों प्लैनेट्स हैं इनके पास काफी सारे मून्स हैं। तो ये हैं फ्रेंड्स नेचुरल सैटेलाइट्स। अब दूसरी होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये होती हैं मैन मेड, जो हम ह्यूमंस ने भेजी हुई हैं स्पेस में। फॉर व्हाट? फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक कि हम कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज करते हैं, टीवी, इंटरनेट, इन सब के लिए। फिर नेविगेशन के लिए यूज करी जाती हैं। जीपीएस वगैरह कैसे आता है? इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से ही आता है। फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो इन सब चीजों के लिए जो हमने सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं वो होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आइए बात करते हैं मून की। द मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, टेक्स अबाउट 27 days टू ऑर्बिट अराउंड आवर प्लैनेट। तो जो मून है वो हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, और वो 27 डेज लेता है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। इट इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल नेबर टू अर्थ एंड इज अबाउट अ क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ। तो जो मून है वो हमारी पृथ्वी का, हमारी अर्थ का सबसे करीबी सेलेस्टियल नेबर है। अब देखिए, हम करीबी तो कह रहे हैं बट वो डिस्टेंस कितना है? वो है 3,84,000 किलोमीटर्स अवे। तो इतना दूर है मून पृथ्वी से। और मून का साइज कितना है? 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। अनलाइक अर्थ, मून हैज हार्डली एनी एटमॉस्फेयर। अब देखिए, हमें पता है कि अर्थ के आसपास तो चारों तरफ एक थिक लेयर है एटमॉस्फेयर की, बट मून के आसपास चारों तरफ ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। मून सरफेस शोज सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रेटर्स। और फ्रेंड्स देखिए, इस पिक्चर को देखिए, मून की सरफेस कुछ इस तरह दिखाई देती है। उस पर ये सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ये ऐसे ऐसे कुछ गड्ढे हैं जिनको क्रेटर्स कहते हैं। तो मून की सारी सरफेस ऐसी है, फुल ऑफ क्रेटर्स। दे हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स और रॉक्स फ्रॉम स्पेस हिटिंग द मून्स सरफेस। और ये क्रेटर्स कैसे बने? जब एस्टेरॉइड्स, कुछ एस्टेरॉइड्स या बड़े बड़े पत्थर मून से आकर टकराए तो मून की सतह पर ये ऐसे क्रेटर्स बने। India has launched 3 Chandrayaan missions to study moon, and there are plans for more missions in future. हम्म। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये मून की सरफेस से टकराते हैं, अर्थ की सरफेस से क्यों नहीं टकराते? बिकॉज अर्थ हैज थिक एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जहां पर घुसते ही जो ये एस्टेरॉइड्स हैं वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। बट मून हैज नो एटमॉस्फेयर, तो इसीलिए वो एस्टेरॉइड्स उसकी सतह से टकराते हैं बट अर्थ की सतह से नहीं। और देखिए, जो हमारा इंडिया है उसने मून को स्टडी करने के लिए अभी तक 3 चंद्रयान मिशन वो लॉन्च कर चुका है। और बाकी और भी बहुत प्लान्स हैं आगे भी ऐसे ऐसे मिशन लॉन्च करने के। अब हम एस्टेरॉइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो व्हाट आर एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स व्हिच ऑर्बिट द सन। तो देखिए, ये होते हैं एस्टेरॉइड्स, ये छोटे छोटे बट रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, रॉकी है, ये रॉक से बने हुए हैं और ये सन के आसपास घूमते रहते हैं। Now there is an asteroid belt. What is that? Asteroids which orbit the sun in a region between the orbits of Mars and Jupiter. तो देखिए, एस्टेरॉइड बेल्ट यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, जहां पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं एंड दे ऑर्बिट अराउंड द सन। जैसे कि यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखिए ये है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं और ये रीजन है बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस एस्टेरॉइड बेल्ट में जाएं तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए कितने सारे एस्टेरॉइड्स हैं, thousands and thousands of asteroids everywhere. अब नेक्स्ट है कॉमेट। सो व्हाट इज अ कॉमेट? Comets are giant snowballs of frozen gases, rock and dust that orbit the sun.
अब देखिए, ये जो कॉमेट्स हैं ये भी बहुत बड़े होते हैं साइज में, और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बट ये बने हुए हैं फ्रोजन गैसेस, यानी कि जो गैसेस जम जाती हैं उनसे, और रॉक और डस्ट से। ओके। Now, when comets are far away from the sun, they appear dim and are hard to see without a telescope. अब जब ये कॉमेट सन से बहुत दूर होते हैं तो ये बहुत डिम अपीयर करते हैं, यानी कि ये ब्राइटनेस इनमें नहीं दिखती, ये डिम अपीयर करते हैं और टेलीस्कोप के बिना इनको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। But when a comet gets close to the sun, the heat causes frozen materials to evaporate, creating a bright tail. पर जब ये कॉमेट्स सन के पास आ जाते हैं तो जो इनका ये जो फ्रोजन मटेरियल है तो वो क्या होता है, वो सन की हीट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है, पिघल जाता है और वो जलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉमेट के पीछे फ्रेंड्स हमें एक ब्राइट टेल, एक एक चमकदार सी पूंछ दिखाई देती है। और देखिए, आपने सुना भी होगा हिंदी में पुच्छल तारा। तो वो क्या होता है, वो ये कॉमेट से होते हैं, जब वो सन के इतने करीब आ जाते हैं कि उनका जो फ्रोजन जो उनकी गैसेस हैं वो जल कर इवेपोरेट हो जाती हैं, और वो जल जाती हैं तो जब वो एक ऐसी पीछे ब्राइट टेल उनकी बन जाती है, और वो एक बहुत ही सुंदर नजारा होता है। देखिए, कुछ ऐसा दिखाई देता है वो। देखिए, ये कॉमेट है, और जब वो सन के करीब आया तो वो उसके जो गैसेस थी, जो फ्रोजन मटेरियल था, वो जल गया और ऐसी एक ये पूंछ सी बन गई, एक ब्राइट सी। Now, one famous comet is the Halley's Comet, which appears every 76 years. Its last appearance was in 1986. तो फ्रेंड्स, एक बहुत फेमस कॉमेट है हेलीज कॉमेट, जो हमें हर 76 इयर्स बाद दिखाई देता है। तो लास्ट वो दिखाई दिया था 1986 में, तो अब उसके 76 इयर्स बाद वो दोबारा दिखाई देगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको हेलीज कॉमेट का पाथ दिखाती हूँ। देखिए, ये सन है इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और उसके आसपास ये ऑर्बिट है अर्थ का, जिस पर अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब एक ये ऑर्बिट है किसका, ये हमारा जो एथ प्लैनेट यानी लास्ट प्लैनेट है, नेपच्यून का। अब फ्रेंड्स, जो ये हेलीज कॉमेट है उसका जो ऑर्बिट है वो कुछ इस तरह का है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका। तो जब वो सूरज से दूर होता है तो वो ऐसा दिखाई देता है, उसकी कोई टेल नहीं होती। बट वो जैसे जैसे सूरज के करीब आता जाता है अपने ऑर्बिट पर, तो उसमें जो फ्रोजन मटेरियल है, फ्रोजन गैसेस हैं, वो इवेपोरेट होनी शुरू हो जाती हैं और वो जलनी शुरू हो जाती हैं, और उसकी ऐसे ब्राइट टेल दिखनी शुरू हो जाती है। इस तरह देखिए, जब वो सूरज के पास और करीब आता है तो वो उसकी टेल और ब्राइट हो जाती है। बट जैसे जैसे वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हुए सूरज से दूर जाता है, तो फिर से वो जो गैसेस हैं वो फ्रीज होनी शुरू हो जाती हैं, और उसकी वो जो टेल, चमकती हुई टेल, गायब होनी शुरू हो जाती है। तो ये है हेलीज कॉमेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मिल्की वे गैलेक्सी। Milky Way, a spiral galaxy, is home to our solar system and appears as a band of light in the night sky. तो फ्रेंड्स, मिल्की वे गैलेक्सी वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। सो वी लिव इन मिल्की वे गैलेक्सी, और रात में ये मिल्की वे गैलेक्सी कुछ इस तरह नजर आती है, एज अ बैंड ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, हम यहीं कहीं रहते हैं, और हिंदी में हम मिल्की वे गैलेक्सी को कहते हैं आकाश गंगा। अब देखिए, यहाँ लिखा है दैट इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। अब इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हम इस गैलेक्सी के बाहर चले जाएं और इसको ऊपर से देखें, तो जब हमें इसकी ये स्पाइरल फॉर्म नजर आती है। ओके, सो दिस इज मिल्की वे गैलेक्सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ स्पेस, मैटर एंड एनर्जी। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स क्या है, उसके अंडर क्या क्या आता है? तो यूनिवर्स में सब कुछ आता है, जो भी एग्जिस्ट करता है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज यूनिवर्स। यहाँ तक कि जो ये स्पेस है, मैटर, एनर्जी, सब कुछ यूनिवर्स का ही पार्ट है। So it contains billions of galaxies like our Milky Way galaxy, as well as solar systems including our own, planets, moons and other celestial bodies. तो फ्रेंड्स, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, तो वो सभी यूनिवर्स का पार्ट है। यहाँ तक कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी,
और जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं वो भी यूनिवर्स में ही आते हैं। प्लैनेट्स, मून्स और बाकी जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी आपको जितने ये सब चीजों के बारे में पता है वो सभी यूनिवर्स का ही पार्ट हैं।